मैं रंजना जी का भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा कि वो समय समय पर हमें अपने लोक के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं, हम लोग उस चीज को समझ रहे हैं और अपना ज्ञान उसमें वृद्धि कर रहे हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत अब मैं गरिमा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले सेशन में जो पढ़ाया गया था तो उसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं। तो गरिमा जी से अनुरोध है मेरा रिवीजन के लिए। हाँ, एक मिनट। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ गरिमा गरिमा जी जी विजिबल हो रही है। आप बस प्लगइन को मिनिमाइज कर दीजिए, प्लगइन बंद कर दीजिए। ये ऊपर क्रॉस का बटन है ना, इसको प्रेस कर दो। नहीं नहीं, इधर ये लेफ्ट साइड में जो प्लगइन है ऑल टूल्स वाला, इसको बंद कर दो बस। मैं देख रहा हूँ, कोई मैं देख रहा हूँ। बट तो बटन कौन दे? अब ठीक है। हाँ ठीक है, स्टार्ट कीजिए। पिछले सेशन लोकानुप्रेक्षा ना भाग 5 में हमने देखा किस तरह चक्रवर्ती ये भरत क्या विजय यात्रा आरंभ होती है। क्या कर रही है? मतलब जिस दिन भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान हुआ ये क्या उसी काम? दिन राजा भरत वाली पूरी बोल रही हूँ आयुधशाला तो चालू। चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। और ये हमने देखा कि किस तरह भरत महाराज ने 60,000 वर्षों की अवधि में शत खंड पर विजय पताका फहराकर चक्र रत्न का अनुसरण करते हुए विनीता नगरी की ओर प्रस्थान किया। राजधानी में महोत्सव पूर्वक 6 खंड के चक्रवर्ती का राज्याभिषेक महोत्सव मनाया जाता है। उस समय भी चक्रवर्ती तेला का तप करते हैं। चक्रवर्ती पद का प्रमोदोत्सव 12 वर्ष तक चलता है। चक्रवर्ती के 13 तेले के बारे में हमने देखा था, जाना था रंजना जी से। मागध तीर्थ, वरदाम तीर्थ, प्रभास तीर्थ, सिंधु देवी, वैताड्य गिरी कुमार देव, तमिस्त्रा गुफा के देव, चुल्ल हिमवंत कुमार देव, विद्याधरो, गंगा देवी, खंड प्रपात गुफा के देव, नौ निधि, राजधानी प्रवेश और राज्याभिषेक के समय। दिग्विजय यात्रा में चक्रवर्ती 3 तीर्थ, 2 नदी की देवी, 2 गुफा के देव, 2 पर्वत के देव, 1 विद्याधर राजा, 1 नवनिधि, 1 राजधानी प्रवेश और 1 राज्याभिषेक के अवसर पर इस प्रकार कुल 13 तेले करते हैं। चक्रवर्ती की रिद्धि के बारे में हमने देखा था। चक्रवर्ती के पास 14 रत्न, 9 निधियां,
16,000 देव उनकी सेवा में, 32,000 राजा उनके अधीन होते हैं, 64,000 स्त्रियां, 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े, 84 लाख रथ, 96 करोड़ पदाती सैनिक एवं 6 खंड के ये मालिक होते हैं। इतनी रिद्धि वाले चक्रवर्ती यदि संसार का त्याग करे तो मोक्ष या वैमानिक देवलोक में ही जाते हैं, अन्यथा ये रिद्धि उनको नरकगामी बनाती है। चक्रवर्ती अपने जीवन काल में भरत क्षेत्र के 6 खंडों पर राज करते हैं। 14 रत्न, 9 निधियां उनके पास रहती हैं, परंतु दीक्षा अंगीकार कर लेने पर या आयु पूर्ण होने पर 6 खंड का व्यवहार 6 मास में बंद हो जाता है। 7 एकेंद्रीय रत्न अपने स्थान पर चले जाते हैं। पंचेंद्रीय रत्न आयु पूर्ण कर जाते हैं। 9 निधियां अपने अपने स्थान पर चली जाती हैं। गंगा और सिंधु नदी के पुल धीरे धीरे विनष्ट हो जाते हैं। तमिस्त्रा और खंड प्रपात गुफा के द्वार उसके अधिष्ठायक देव बंद कर देते हैं। तो ये थी हमारे पिछले सेशन की समरी। मेरा अनुरोध रंजना जी से कि वह आज का सेशन स्टार्ट करें, जो कि हमारा आज मेरू पर्वत पर आधारित है। रंजना जी। जी गरिमा जी। पंच परमेष्टि को नमन, वंदे गुरुवरम। परम श्रद्धेय आचार्य श्री तुलसी, जिनकी आज पुण्यतिथि भी है, उन्हीं की एक गीतिका है। स्वामी जी थारी साधना की मेरू सी ऊंचाई, मेरू सी ऊंचाई। यह मेरू क्या है? आज लोकानुप्रेक्षा के अंतर्गत जम्बू द्वीप भाग 6 में हम मेरू पर्वत के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं मेरू पर्वत क्या है। चर्चा चल रही थी सबसे छोटे द्वीप जम्बू द्वीप के बारे में। मध्य लोक के असंख्य द्वीप समुद्रों के मध्य सबसे छोटे द्वीप जम्बू द्वीप के बीचों बीच मेरू पर्वत स्थित है। जम्बू द्वीप के महाविदय क्षेत्र में गोपुच्छाकार मेरू पर्वत विराजमान है। हमारे काफी सेशंस हो गए हैं जम्बू द्वीप पे, तो हम सबको पता है कि हम इसमें मध्य लोक डिस्कस कर रहे हैं। मध्य लोक के अंतर्गत असंख्य द्वीप समुद्रों को हमने जाना, और उसी में जो सबसे छोटा द्वीप है, एकदम मध्य लोक के मध्य में है, उसके भी बीचों बीच मेरू पर्वत स्थित है। जम्बू द्वीप के मध्य में महाविदय क्षेत्र है, और इस महाविदय क्षेत्र के एकदम बीचों बीच मेरू पर्वत विराजमान है। यह गोपुच्छाकार अर्थात
गाय की पूंछ के समान है, नीचे में विस्तृत, मूल में यह विस्तृत है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे संक्षिप्त पतला होता जाता है। इसलिए इसे गोपुच्छाकार कहा गया है। अब हम देखते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी गहराई कितनी है। मेरू पर्वत भूमि के नीचे 1000 योजन गहरा है। मेरू पर्वत भूमि के ऊपर कृपया म्यूट कर दीजिए। रंजना जी, आप अपने आप को एक बार अनम्यूट करें। आप जी, अब आप लोग मुझे सुन सकते हैं? जी, आप सुन सकते हैं। ओके, आई एम सॉरी। हाँ, इससे पहले वाली स्लाइड पे थोड़ा सा वो रहेगा। ठीक। जी, नहीं तो आपकी शुरू से आप लोगों ने कुछ सुना होगा। जी, कुछ भी आवाज नहीं आई थी उस समय, म्यूट हो गया था आपका। एक बार रीस्टार्ट कर लें प्लीज। ओके ठीक। जी, परम श्रद्धेय आचार्य श्री तुलसी की एक गीतिका है। स्वामीजी थारी साधना की मेरू सी ऊंचाई। यह मेरू सी ऊंचाई क्या है, इसे समझने के लिए आज हम चर्चा करेंगे जम्बू द्वीप भाग 6 के अंतर्गत मेरू पर्वत के बारे में। हमारे कई सेशंस हो गए हैं जम्बू द्वीप पे। चर्चा चल रही है मध्य लोक के बारे में। उसके असंख्य द्वीप समुद्रों को हमने जाना, और यह भी जाना कि उन सारे द्वीप समुद्रों के मध्य में सबसे छोटा जो द्वीप है उसका नाम है जम्बू द्वीप। और इस जम्बू द्वीप के बीचों बीच मेरू पर्वत स्थित है। जम्बू द्वीप के महाविदेय क्षेत्र में गोपुच्छाकार मेरू पर्वत विराजमान है। जम्बू द्वीप के मध्य में जो क्षेत्र है वह है महाविदेय क्षेत्र, और उस महाविदेय क्षेत्र में भी उसके एकदम बीचों बीच मेरू पर्वत विराजमान है। यह मेरू पर्वत जिस प्रकार गाय की पूंछ होती है, जो एक तरफ विस्तृत होती है और आगे बढ़ते बढ़ते संक्षिप्त या पतली होती जाती है, वैसे ही यह मेरू पर्वत मूल में विस्तृत है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे यह पतला होता जाता है। तो मूल में यह चौड़ा है और ऊपर शिखर पर यह पतला है, इसलिए इसे गोपुच्छाकार कहा गया है। इसकी लंबाई चौड़ाई आदि क्या है, चलिए वह देखते हैं। मेरू पर्वत भूमि के नीचे 1000 योजन गहरा है। यह समतल भूमि से नीचे गया हुआ है 1000 योजन तक। यह उसकी गहराई है। समतल भूमि से
यह ऊपर उठा, इसकी ऊंचाई 99,000 योजन है। और जैसे सर के ऊपर टोपी होती है, उसी प्रकार इस मेरु पर्वत की भी चोटी है, जो 40 योजन ऊंची है। तो 99,000 प्लस 1,000, 99,000 प्लस 1,000, टोटल 1,00,000 योजन होता है। और उसमें 40 योजन ऊंची चूलिका को जब जोड़ दिया जाता है तो कुल 1,40,000 योजन हो जाता है। पृथ्वी तल के नीचे मेरु पर्वत का मूल में विस्तार 10,090, 10/11 योजन का है। पृथ्वी तल पर इसका विस्तार 10,000 योजन है, जो नीचे से ऊपर शिखर तक पहुंचते पहुंचते 1,000 योजन का लंबा चौड़ा रह जाता है। मेरु पर्वत का मालिक मंदर नाम का वाणव्यंतर देव है, जिसकी एक पल्योपम की स्थिति है। हमने जैसे पीछे देखा था कि भरत क्षेत्र के जो अधिष्ठायक देव हैं भरत देव, वैसे ही वैताग्य पर्वत के जो अधिष्ठायक देव हैं गिरि कुमार, इसी प्रकार मेरु पर्वत के भी वाणव्यंतर जाति के देव अधिष्ठायक देव होते हैं और उनका नाम है मंदर। इसलिए मेरु पर्वत को मंदर गिरी भी कहा जाता है, मंदर पर्वत भी कहा जाता है। इसके अलावा मेरु पर्वत के और भी अनेकों नाम हैं, जैसे लोक मध्य, क्योंकि यह लोक के मध्य में है इसलिए इसे लोक मध्य कहते हैं। लोक नाभि, जैसे हमारे शरीर में नाभि कैसे है, उसी प्रकार यह भी लोक की नाभि के समान है। इसके अलावा इसे रत्नोचय, क्योंकि यह रत्नों से बना हुआ है। शिलोचय, क्योंकि इस पे शिलाएं हैं। यह सब हम आगे देखेंगे कि शिलाएं कहाँ हैं आदि। इसे सूर्यावर, सूर्यावरण आदि भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य चंद्र आदि मेरु पर्वत के चारों ओर भ्रमण करते हैं। इसे उत्तम कहा जाता है, क्योंकि यह सभी पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ है। इसे दिशादि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से मेरु पर्वत से दिशाएं निकलती हैं। इस प्रकार इसके कई नाम हैं। हमने इसकी गहराई जानी, इसकी ऊंचाई जानी और यह कितना विस्तृत है इसे जाना। चलिए ये सारी चीजें हम एक इमेज के द्वारा समझते हैं। ये आपको क्लियरली दिख रहे हैं जो मैंने लिखे हैं वो, या इसे एनलार्ज करके दिखाऊं? एनलार्ज एक बार कर दीजिए रंजना जी, ओके क्लियर हो जाएगा। जी। ये देखिए
मेरू पर्वत, इसमें हम नीचे देख रहे हैं समतल भूमि। इसमें मेरा कुछ पॉइंटर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आपको दिखाती हूँ। यह है मेरू पर्वत, जिसमें हमने कहा कि समतल भूमि से यह 1000 योजन नीचे गया है। तो यह समतल भूमि है और 1000 योजन मेरू पर्वत नीचे की ओर गया हुआ है। ऊपर में यह 99,000 योजन, 99,000 योजन ऊपर गया है। और ऊपर एक चूलिका है जो 40 योजन ऊंची है। यह मूल में 10,090 10/11 योजन विस्तृत है और समतल भूमि के स्थान पर यह 10,000 योजन विस्तृत है। ऊपर आते आते जहां आपको ये हल्का सा ग्रीन कलर दिख रहा है, उस शिखर तल तक आते आते यह 1000 योजन विस्तृत रह जाता है। तो इस प्रकार से यह मेरू पर्वत नीचे में चौड़ा है और ऊपर में संकड़ा हो जाता है। मेरू पर्वत के 3 कांड है। मेरू पर्वत को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक भाग कांड कहलाता है। पहला कांड या भाग पृथ्वी तल से नीचे 1000 योजन का है। दूसरा पृथ्वी तल से ऊपर 63,000 योजन का है, 63,000 योजन का है। तीसरा दूसरे भाग से ऊपर 36,000 योजन तक है। तो इस प्रकार से मेरू पर्वत के 3 कांड होते हैं। अब हम इमेज के द्वारा इसी चीज को एक बार पुनः समझते हैं। हमने देखा यह समतल भूमि है। मेरू पर्वत 1000 योजन नीचे गया है। 1000 योजन का यह प्रथम कांड है। इसके बाद 63,000 योजन का दूसरा कांड है, जो समतल भूमि से प्रारंभ होकर सोमनस वन तक जाता है। इसके बाद 36,000 योजन का तीसरा कांड है और इसके बाद ऊपर में चूलिका है। मेरू पर्वत के वन। मेरू पर्वत पर 4 वन हैं। पहला वन है भद्रशाल वन, दूसरा वन है नंदन वन, तीसरा वन है सोमनस वन और चौथा वन है पंडक वन। तो पहले भद्रशाल वन के बारे में जानते हैं।
परंतु उससे पहले हम यह देख लेते हैं कि ये चारों वन है कहाँ पर। पहला वन समतल भूमि के भाग पर है, जो मैंने एक रेड कलर की लाइन ड्रॉ की है, उसे आप भद्रशाल वन पहला वन समझिए। इसके बाद इससे थोड़ा ऊपर पुनः एक ग्रीन कलर की लाइन है, येलोइश ग्रीन, वह पहला वन है। वह दूसरा वन है नंदन वन। इसके बाद पुनः यहाँ तीसरा वन है सोमनस वन, जो ग्रीनिश लाइन में आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद पुनः ऊपर शिखर तल पर चौथा वन है पंडक वन। इसे हम अच्छे से आगे देखेंगे। तो मेरू पर्वत पर 4 वन हैं। पहला भद्रशाल वन। भद्रशाल वन मेरू पर्वत के पृथ्वी तल पर है। यह मेरू पर्वत के पूर्व पश्चिम में 22 हजार योजन लंबा है। उत्तर दक्षिण में 250 योजन चौड़ा है। दूसरा है नंदन वन। नंदन वन भद्रशाल वन से 500 योजन ऊंचाई पर नंदन वन है। यह सभी और समान विस्तार की अपेक्षा से गोलाई में मेरू पर्वत के चारों ओर स्थित है। इसकी चौड़ाई 500 योजन है। मैं पहले आपको यह 2 वनों के बारे में समझा देती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए, समतल भूमि पे जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है, पॉइंटर क्यों नहीं आ रहा है? तो आप देखिए कि समतल भूमि पे जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है, वह है भद्रशाल वन। यह भद्रशाल वन 22,000 योजन लंबा है, दोनों तरफ फैला हुआ है। ये जब हम महाविद्य क्षेत्र करेंगे तो आपके और ज्यादा क्लियर होगा। और 250 योजन चौड़ा है। इससे 500 योजन ऊपर जाने पे 500 योजन ऊपर जाने पे अगला वन है नंदन वन। यह नंदन वन यहाँ पे है, जो आपको ग्रीन में दिख रहा है। तो यह मेरू पर्वत को गोलाई में घेरे हुए है नंदन वन। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 500 योजन। भद्रशाल वन से 500 योजन ऊपर जाने पे नंदन वन है। और नंदन वन की गोलाई की जो चौड़ाई है, चक्रवाल विष्कंभ है, वह है 500 योजन। इसके बाद इससे 62,500 योजन ऊपर जाने पर, 62,500 योजन ऊपर जाने पर पुनः तीसरा वन आता है, जिसका नाम है सोमनस वन। और इसके बाद पुनः चौथा वन आता है, जिसका नाम है पंडक वन। सोमनस वन से 36,000 योजन ऊपर जाने पर पंडक वन आता है।
तो आइए अब आगे पढ़ते हैं सोमनस वन और पंडक वन के बारे में। सोमनस वन नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर जाने पर सोमनस वन आता है। यह मेरु पर्वत को चारों ओर से परिवेष्टित किए हुए है। 500 योजन विस्तीर्ण है, यानी उसकी जो गोलाई है, जो उसका चक्रवाल विष्कंभ है, वह 500 योजन का है सोमनस वन का। हमने देखा नंदन वन भी 500 योजन चौड़ा है और सोमनस वन भी 500 योजन चौड़ा है। इसके बाद चौथा वन है पंडक वन, जो सोमनस वन से 36,000 योजन ऊपर जाने पे आता है। पंडक वन मेरु पर्वत की चूलिका के चारों ओर फैला हुआ है। चक्रवाल विष्कंभ की दृष्टि से पंडक वन 494 योजन विस्तीर्ण है। पंडक वन में चारों दिशाओं में 4 शिलाएं हैं, जिन पर देव देवेंद्रों द्वारा तीर्थंकर भगवंतों का जन्माभिषेक महोत्सव मनाया जाता है। इन शिलाओं को अभिषेक शिला कहते हैं। तो ये जो चौथा वन है, यह है पंडक वन। यह सोमनस वन से 36,000 योजन ऊपर जाने पे आता है और इसके शिखर तल पर एक चूलिका है जो 40 योजन ऊंची है। यह चूलिका मूल में 12 योजन की है, चौड़ी है, इसलिए इस चूलिका के चारों तरफ इस पंडक वन में, मतलब चारों तरफ वन है और उस वन का नाम पंडक वन है। इसकी जो चौड़ाई है वह 494 योजन है। पंडक वन का जो चक्रवाल विष्कंभ है, जो उसकी गोलाई की चौड़ाई है, वह 495 योजन की है और इस पंडक वन में 4 शिलाएं हैं। चारों डायरेक्शंस में 4 शिलाएं हैं और ये शिलाएं अभिषेक शिलाएं कही जाती है। यहाँ पर तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक होता है। अब ये जो चारों वन हैं, इन वनों में अनेक पुष्करनियां हैं, बावड़ियां हैं, जहां पानी का स्रोत जहां होता है उन्हें पुष्करनियां कहते हैं। तो यहाँ अनेक पुष्करनियां हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रासाद महल भवन टाइप के होते हैं, वो भी होते हैं। और इसके अलावा मेरु पर्वत पर अनेक सिद्धायतन भी हुए हैं। जहाँ पे सिद्धायतन उन्हें कहा जाता है जिन्हें हम चैत्य कहते हैं, जहाँ धार्मिक क्रियाएं होती हैं। और ये जो जन्माभिषेक की जो शिलाएं हैं, अभिषेक शिलाएं, ये चारों डायरेक्शंस में हैं। तो जो चूलिका के दक्षिण दिशा में है, वहां भरत क्षेत्र के तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक किया जाता है। जो उत्तर दिशा में है उसके, वहां ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक किया जाता है। और जो उस चूलिका के पूर्व में है, वहां पर पूर्व महाविदे के 2 तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, उनका जन्माभिषेक वहां किया जाता है। और जो पश्चिम दिशा में अभिषेक शिलाएं हैं, वहां पश्चिम महाविदे के तीर्थंकर भगवानों का जन्माभिषेक मनाया जाता है।
तो एक बार पुनः हम इस इमेज में देख लेते हैं चारों वनों को। नीचे समतल भूमि में भद्रशाल वन है, उसके बाद 500 योजन ऊपर जाने पर नंदन वन है, उसके बाद 62,500 योजन ऊपर जाने पर सोमनस वन है, और उसके बाद 36,000 योजन ऊपर जाने पर पंडक वन है, और इससे ऊपर चूलिका है। चूलिका पंडक वन के बीचों बीच मेरु पर्वत की चूलिका है। यह 40 योजन ऊंची है, मूल में 12 योजन चौड़ी है, मध्य में 8 चौड़ी और ऊपर 4 योजन चौड़ी है। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि यह जो चूलिका है यह नीचे 12 योजन चौड़ी है, मध्य में 8 योजन चौड़ी है, और ऊपर आते आते यह 4 योजन चौड़ी रह जाती है। तो यह जो चूलिका है ये भी गाय की पूंछ की तरह मूल में चौड़ी और ऊपर आते आते संकड़ी हो जाती है। यह चूलिका 40 योजन ऊंची है। एक चीज और हम देखते हैं कि मेरु पर्वत 1000 योजन नीचे गया है। तो यह जो 1000 योजन नीचे गया है इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है? वैसे तो यह जब हम देवता के बारे में पढ़ते हैं तब इसके बारे में डिटेल में बताते हैं, लेकिन क्योंकि हो सकता है हम जब अपने सेशंस कंप्लीट करें तो देवताओं के बारे में इस जम्बू लोकानुप्रेक्षा में नहीं पढ़ पाए, तो इसलिए मैं अभी आपके साथ वो चीज शेयर करना चाहती हूँ। समतल भूमि से नीचे 10 योजन शून्य पिंड है, उसके बाद 80 योजन वाण व्यंतर देवों का आवास है, उसके बाद 10 योजन पुनः शून्य पिंड है, तत्पश्चात 800 योजन व्यंतर देवों के आवास हैं। 10 plus 80 plus 10 equals to 100 plus 800 equals to 900. 10 plus 80 plus 10 equals to 100 plus 800 equals to 900. और नीचे जो 100 योजन बचा वह पुनः शून्य पिंड है। तो इस प्रकार से इस 1000 योजन के अंतर्गत व्यंतर देव रहते हैं और वाण व्यंतर देव रहते हैं। व्यंतर देव देवों की एक जाति है, एक प्रकार है, एक भेद है, और वाण व्यंतर देव उन्हें कहा जाता है जिन्हें वनों आदि में रहना पसंद है। यह सारे व्यंतर और वाण व्यंतर देव मध्य लोक के अंतर्गत ही आते हैं, तिर्यक लोक में ही आते हैं।
मेरू पर्वत जो 1000 योजन नीचे गया है, उसमें 900 योजन तक तिर्यक लोक है, क्योंकि हमने यह पढ़ा था स्टार्टिंग में कि तिर्यक लोक 1800 योजन का है। समभूमि से 900 योजन नीचे और समभूमि से 900 योजन ऊपर तिर्यक लोक है। तो समभूमि से 900 योजन नीचे तक तिर्यक लोक है, और उसके बाद जो 100 योजन बचे वह अधोलोक है। गरिमा जी, आई थिंक टाइम हो गया है, तो अब मैं एंड करूं या आगे और बता सके? आपकी कोई 1-2 स्लाइड है तो आप कर सकते हो, कोई नहीं, हमारे पास है 5 मिनट, तो 5-7 मिनट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसी के बारे में और बता देती हूँ। ठीक जी, अब हमने यह समझा कि नीचे के 1000 योजन में 900 योजन समभूमि से नीचे 900 योजन तक तिर्यक लोक है, और उसके बाद 100 योजन अधोलोक है। हमने यह भी समझा कि समतल भूमि से नीचे के जो 1000 योजन है, उसमें 10 योजन शून्य पिंड है, 80 योजन तक वाण व्यंतर जाति के देवों का आवास है, उसके बाद 10 योजन तक पुनः शून्य पिंड है, उसके बाद 800 योजन में व्यंतर देवों के आवास है, और उसके बाद 100 योजन शून्य पिंड है। इसी प्रकार जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, समतल भूमि से ऊपर 900 योजन तक तिर्यक लोक है, परंतु मेरू पर्वत तो उससे भी और ऊपर है। इसलिए 900 योजन के बाद जितना भी मेरू पर्वत है वह ऊर्ध्वलोक में फैला हुआ है। तो हम कहते हैं कि मेरू पर्वत तीनों लोकों में फैला हुआ है। 100 योजन अधोलोक में है, 1800 योजन मध्यलोक में है, और ऊपर का भाग जो 98,100 रहेगा वह ऊर्ध्वलोक में है। इसके साथ आज हम मेरू पर्वत का डिस्कशन अब एंड करते हैं। किसी के कोई भी प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कोई पीपीटी पुनः दिखानी हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। उषा जी ने हैंड रेज किया हुआ है। जी उषा जी। एक मिनट। जय जिनेंद्र आंटी, आंटी वो लास्ट में 98,000 वाला लाइन तो समझ में नहीं आया, और अच्छा, चक्रवाल क्या है yes. वो भी समझ में नहीं आया। जी, इसमें देखिए, एक मिनट। हमने देखा कि 1000 योजन मेरू पर्वत नीचे समतल भूमि से नीचे गया हुआ है ना? तो आपको ये पता है कि तिर्यक लोक है वह 1800 योजन का है। 900 योजन समतल भूमि से ऊपर और 900 योजन समतल भूमि से नीचे है। तो समतल भूमि से नीचे जो 1000 योजन है उसमें से जब हम 900 लेस करेंगे तो 100 बचेगा। वो जो 100 है वह अधोलोक है। इसी प्रकार से ऊपर समतल भूमि से 900 योजन तिर्यक लोक है,
तो 99,000 से जब हम 900 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचता है? वह है 98,100। तो 98,100 जो मेरू पर्वत है वह ऊर्ध्वलोक में है। इस प्रकार से मेरू पर्वत अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक तीनों लोकों में फैला हुआ है। नहीं, पर ये कैलकुलेशंस मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंज लगी। जैसे 1 लाख योजन है, उसमें से 100 निकाला, तो वो जो 100 था वो अधोलोक हो गया। उसके नहीं नहीं बाद नहीं। में हाँ 1800 योजन आपने बोला कि वो तिर्यंक लोक है ना? हाँ। है ना? तो अगर मैं 99,000 में से 1800 माइनस करूं तो वो 98,000। एक मिनट, आप ऐसे मत कीजिए। आप इस प्रकार से कीजिए कि देखिए नीचे पहले 1000 है ना, 1000 को आप देखिए, उसमें 1000 से आप 900 माइनस कीजिए तिर्यक लोक और 100 माइनस कीजिए अधोलोक, तो पूरा 1000 चला गया। अब हाँ समभूमि से ऊपर मेरू पर्वत 99,000 है, तो हाँ 99,000 से आप 900 माइनस कीजिए, तो कितना आया? 98,200। 900 माइनस किया तो 200 कैसे आया? 98,200। 98,100। 99,000 से आपने 900 माइनस किया तो आपका 98,100 आएगा, हाँ हाँ है ना? हाँ। तो इस प्रकार से मेरू पर्वत अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक तीनों में फैला हुआ है। हाँ, पर ये जो 98,100 है, इसमें ऊर्ध्वलोक और समतल के ऊपर वाला मध्यलोक काउंटेड है ना? जी, 99,000 में ये काउंटेड है, मध्यलोक, समतल के ऊपर का मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अच्छा, और वैसे ऊर्ध्वलोक कहाँ कहाँ से शुरू होता है? ऊर्ध्वलोक 900, समतल भूमि से 900 योजन तक तिर्यक लोक है, उसके बाद हाँ, ऊर्ध्वलोक है। ऊर्ध्वलोक है। अच्छा, तो ये जी 90,100 ये ऊर्ध्वलोक हो गया पूरा। जी। अच्छा, और आंटी वो चक्रवाल नहीं आया, चक्रवाल क्या था? नहीं, वो जो उसकी चौड़ाई है ना, उस वन खंड वनों की जो चौड़ाई है, गोल चौड़ाई हाँ होती है ना, उसे बोलते हाँ। हैं। तो ना उस आपने बोला गोलाई कि की हर जो दिशा चौड़ाई में। है। हाँ, क्या? जी जी, बोलिए क्या बोल रहे हैं? हर दिशा में 4 शिलाएं हैं, तो एक दिशा में एक है कि हर दिशा में 4-4 है? नहीं नहीं, एक एक दिशा में एक एक शिला है। अच्छा, उस शिला को चैत्य भी कहते हैं? उस शिला को चैत्य नहीं कहते हैं, जो वहां पे सिद्धायतन भी बने हुए हैं, शिलाएं हैं, और भी तो चीजें हैं ना, इतना बड़ा वनखंड है, वन है, सब कुछ है, तो वहां पे और क्या चीजें हैं वह मैंने बताया कि वहां पे पुष्करनियां हैं, मतलब पानी के जो बावड़ियां नहीं होती है उस टाइप की चीजें हैं। फिर वहां सिद्धायतन बने हुए हैं जिन्हें चैत्य भी अपने कहते हैं, चैत्यालय जिनालय। कहते हैं। जिनालय, अच्छा। हाँ, चैत्यालय, जिनालय, सिद्धायतन, वे भी हैं, वे शाश्वत होते हैं। अच्छा जी। अच्छा आंटी, और है ना, जैसे ना ये बिना इसके मतलब एक प्रेजेंटेशन से नहीं है कि ना, ये जो भी रोज का पीडीएफ है, ये कौन से ग्रुप में आता है? हम जिस ग्रुप में उसमें तो आता ही नहीं है, ना लिंक आता है ना पीडीएफ आता है प्रीवियस के। आप कौन से मैंने ग्रुप में हैं? जी, लोकानुप्रेक्षा के ग्रुप में हम शेयर करते हैं। हम है ही नहीं उस ग्रुप में। मैंने मैसेज भी किया पर्सनली भरत भैया को, और जो एक और नंबर है उस पे, पर ऐड ही नहीं किया। जी, अब आपको ऐड कर देंगे, आप गरिमा जी को नंबर भेज दीजिए। इस पे कर दूं, चैट पे? हाँ, चैट पे आप नंबर डाल हाँ, दीजिए चैट तो पे डाल गरिमा दो। जी ऐड कर ठीक देंगे। है। थैंक यू आंटी, जय जिनेन्द्र। जी, जय जय। और भी किसी के कोई प्रश्न है?
ठीक है उषा जी, मैं ना ऐड कर लूंगी ग्रुप में आपको। और भी किसी गरिमा को जी, है और तो क्वेश्चन हैं तो आप आगे प्रोसीड हाँ, कर सकते आगे हम अपना जो हमेशा हम करते आ रहे हैं अपना राउंड सबका देखने के लिए कि भाई किसने बहुत अच्छे से अटेंड किया है आज का सेशन। आज नया था मेरू पर्वत पे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्विज राउंड। अनुरोध करूंगी राहुल जी से क्विज के लिए। राहुल जी। जय जिनेंद्र सभी को। क्विज का लिंक यहाँ चैट बॉक्स में और लोकानुप्रेक्षा व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित कर दिया गया है। वहाँ वहीं पे हमारे सारे नोट्स और पुराने सारे सेशन के लिंक आपको मिलेंगे। पुराने सारे सेशन के लिंक हम फिर से प्रेषित कर देंगे पोस्ट दिस सेशन। और आप सभी को यहाँ पे 10 क्वेश्चंस और 3 बोनस क्वेश्चंस हैं। इन टोटल आज के लेक्चर पे ये आधारित हैं और 2 बोनस क्वेश्चन पुराने सेशन से हैं। डिफरेंशियल मार्किंग है हमारा। टारगेट है कि हम 3 डिस्टिंक्टिव नए प्लेयर्स को रिकॉग्नाइज करें और आप इस बारकोड को स्कैन करके भी गेम्स में जुड़ सकते हैं। 14 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है। 28 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास। ये गेम इंटरनेट बेस्ड है। अगर आपके नेटवर्क का कोई भी इशू हो तो प्लीज आप ऐसी जगह पे अ, अपने डिवाइस को ले जाएं जहाँ पे नेट स्मूथली आए। सभी को अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ ज्वाइन करना है। श्रेणिक जी ने ज्वाइन कर लिया है। चंचल जी, कुसुम जी बैद, सुनीता जी, आरती जी, उषा जी, कविता जी, एकता जी, नेहा जी। सो 15 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास यहाँ पे दिख रहे हैं। दीपक जी कुचेरिया, कुसुम जी बैद। ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। पहला क्वेश्चन, समतल भूमि से मेरू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 1000 योजन, 500 योजन, 10 करोड़ योजन, 99,000 योजन। समतल भूमि से मेरू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 99,000 योजन। और 7 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आंसर किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जम्बू द्वीप में कितने मेरू पर्वत हैं? जम्बू द्वीप में कितने मेरू पर्वत हैं? 1, 7, 5। जम्बू द्वीप में कितने मेरू पर्वत हैं? करेक्ट आंसर है 1। 8 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली इसको आंसर किया है। और हम जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, मेरू पर्वत कितने योजन गहरा है? 1000 योजन, 10,000 योजन, 12,000 योजन, 50,000 योजन। 1000 योजन, 10,000 योजन। करेक्ट आंसर है 1000 योजन। और 10 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली इसको आंसर किया। सो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मेरू पर्वत पर कितने वन हैं? आपको टाइप करना है मेरू पर्वत पर कितने वन हैं। आपको टाइप करना है। करेक्ट आंसर है 4। और 9 पार्टिसिपेंट्स ने इसको करेक्टली आंसर किया। ओम आराम सभी को। ये टाइपिंग वाले आंसर्स थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं पर सबने इसको करेक्टली आंसर किया। और हम चलते हैं लीडरशिप बोर्ड पे। लीडरशिप बोर्ड पे चारों करेक्ट आंसर्स के साथ उषा जी बैद 250 पॉइंट्स के साथ हैं, निकिता जी 250 पॉइंट्स, सुनीता जी 212 पॉइंट्स और चंचल जी 177 पॉइंट्स। ये हमारे लीडरशिप बोर्ड पे सबसे आगे चल रहे हैं 4 पार्टिसिपेंट्स। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेरू पर्वत के पृथ्वी तल पर कौन सा वन है? मेरू पर्वत के पृथ्वी तल पर कौन सा वन है? भद्रशाल,
नंदन वन, पंडक वन, सोमनस वन, भद्रसाल वन करेक्ट आंसर है। 8 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आंसर किया है इसको। और अगला क्वेश्चन, देव देवेंद्रों द्वारा तीर्थंकर भगवंतों की जन्माभिषेक महोत्सव किस वन में मनाया जाता है? भद्रसाल वन, नंदन वन, चंदक वन, सोमनस वन। पंडक वन करेक्ट आंसर है। 9 पार्टिसिपेंट्स ने इसको करेक्टली आंसर किया। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 पे। मेरू पर्वत के कितने कांड हैं? 5, 4, 3, 7। मेरू पर्वत के कितने कांड हैं? 5, 4, 3, 7। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है 3। 4 पार्टिसिपेंट ने करेक्टली इसको आंसर किया। यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। रंजना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस पे थोड़ी सी हमें क्लैरिटी दें। जी। एक स्क्रीन दिख रहा है मेरा? जी हाँ। जी। देखिए, मेरू पर्वत के 3 कांड हैं। पहला जो कांड है वह समभूमि से नीचे 1000 योजन का है। जो दूसरा कांड है वह समभूमि से ऊपर भद्रशाल वन से लेकर सोमनस वन तक है, विच इज 63,000 योजन। और उसके बाद जो तीसरा कांड है वह सोमनस वन से ऊपर पंडक वन तक है। वह है 36,000 योजन का, 36,000 योजन का। तो इस प्रकार मेरू पर्वत के 3 कांड है। पहला कांड 1000 योजन का, दूसरा कांड 63,000 योजन का, और तीसरा कांड 36,000 योजन का। पहला कांड समतल भूमि से 1000 योजन नीचे, दूसरा कांड भद्रशाल वन से सोमनस वन तक, जिसके मध्य में नंदन वन भी आ जाता है। तो भद्रशाल वन से जो समतल भूमि पर है वहां से लेकर सोमनस वन तक द्वितीय कांड है। और तीसरा जो कांड है वह 36,000 योजन का है, 36,000 योजन का है। वह सोमनस वन से नंदन वन तक का है। यह तीसरा कांड है। इसमें एक चीज और आप लोग ध्यान दे लीजिए। यह जो प्रथम कांड है, जो पहला कांड है 1000 योजन नीचे गया है, वह 4 चीजों से बना हुआ है। मिट्टी से, पाषाण से, कंकड़ से और वज्र रत्नमय है। इसके बाद जो दूसरा कांड है यह भी 4 चीजों से बना हुआ है। स्फटिक रत्न से, मतलब स्फटिक रत्न, अंक रत्न, रुपये यानी चांदी और सोने से, इन सब से यह द्वितीय कांड निर्मित है। और इसके बाद जो तीसरा कांड है वह पूरा स्वर्णमय है। इस प्रकार से मेरू पर्वत के 3 कांड है। हमने जाना मेरू पर्वत के 3 कांड के बारे में।
और इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मेरू पर्वत की चूलिका कितने योजन ऊंची है? 10 योजन, 30 योजन, 40 योजन, 50 योजन। मेरू पर्वत की चूलिका कितने योजन ऊंची है? करेक्ट आंसर है 40 योजन। 13 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आंसर किया। ओम मरम सभी को। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के लीडरशिप बोर्ड पे। लीडरशिप बोर्ड में बदलाव। उषा जी ऑन टॉप पोजीशन विथ 471 पॉइंट्स। आपने सभी आंसर करेक्ट दिए हैं। ओम मरम आपको। आरती जी ऑन सेकेंड पोजीशन और चंचल जी ऑन थर्ड पोजीशन। नाउ हम चलते हैं आज के बोनस राउंड की तरफ। बोनस क्वेश्चंस हैं, 150 मार्क्स के क्वेश्चन है, करेक्टली आंसर करना है इसको। भरत क्षेत्र के वैताड्य पर्वत के दक्षिणावर्ती विद्याधर श्रेणी में कितने विद्याधर नगर हैं? 14, 24, 10, 50। 50 विद्याधर नगर हैं। 7 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आंसर किया। हम चलते हैं लीडरशिप बोर्ड पे, देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। लीडरशिप बोर्ड में आरती जी ऑन टॉप पोजीशन नाउ विथ 567 पॉइंट्स। सारे करेक्ट आंसर देके उषा जी ऑन 547 पॉइंट्स एंड चंचल जी ऑन 399 पॉइंट्स। आंसर करेक्टली देना बहुत जरूरी अब इस स्टेज पे, नहीं तो लीडरशिप बोर्ड में फिर से चेंजेस। अगला क्वेश्चन 150 मार्क्स। मेरू पर्वत के मालिक देव का नाम क्या है? अनादत, गिरी कुमार, सुदर्शन, मंदर। मेरू पर्वत के मालिक देव का नाम है मंदर। 12 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आंसर किया इसको। सभी को मिलते हैं 150 पॉइंट्स। और लीडरशिप बोर्ड में कोई चेंजेस नहीं। आरती जी, उषा जी एंड चंचल जी ऑन टॉप 3 पोजीशंस। इसी के साथ हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन, वासुदेव भारतवर्ष के कितने खंडों पर राज करता है? 2, 3, 4, 6। वासुदेव भारतवर्ष के कितने खंडों पर राज करता है? 2, 3, 4, 6। करेक्ट आंसर है 3। 8 पार्टिसिपेंट्स ने करेक्टली आंसर किया। एंड इसी के साथ मुझे लगता है लीडरशिप बोर्ड में होने वाला है एक बदलाव फिर से। आरती जी, उषा जी और कुसुम जी ऑन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। आरती जी विथ 850 पॉइंट्स। उषा जी, ओमरम आपके लिए, आपने 11 के 11 आंसर करेक्टली दिए हैं। बहुत बहुत ओमरम। गरिमा जी, ओवर टू यू। गरिमा जी आप म्यूट हैं। आ रही है आवाज अब? जी आ रही। गरिमा जी आप फिर से म्यूट पे हैं। अब आ रही है आपकी आवाज। ओके। बहुत इतने अच्छे तरीके से आपको मैं आभार सबसे पहले चल रहे हैं, हो गया है और इतने रूप से हमारे रहे हैं, का बहुत आभार प्रकट करना प्रेसिडेंट श्रेणी का, जिन्होंने मिस नहीं किया।
दिल्ली TPF के बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार सभी का इस सेशन से जुड़ने के लिए। आगे भी यूं ही जुड़ते रहिएगा क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग हमारे सामने आए हैं। और मैं चाहूंगी कि आप आगे से आगे मैसेज फॉरवर्ड करें सेशन के लिए ताकि सभी लाभान्वित हो ज्यादा से ज्यादा सेशन से। थैंक यू सो मच। श्रेनिक भैया, जी गरिमा जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आज आपने कुछ बोला नहीं। आपकी बहुत ही बढ़िया टॉपिक था और उससे भी ज्यादा बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया रंजना जी ने। हमारी ऑडियंस भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है और राहुल जी तो एकदम मतलब सारी ऑडियंस को जगा के रखते हैं। सबको लगता है कि हमें अंत में क्विज जरूर करनी है और बहुत अच्छे से हमने फिर से ये सेशन किया। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें हम, इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग टॉपिक और जो कि बहुत गूढ़ भी हैं अपने आप में, उनको आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे रंजना जी के माध्यम से। हम जी कंक्लूड करें आज जी सेशन। जी जी नेक्स्ट मंडे हम फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम वेन्यू। जी। जय जिनेंद्र। सभी का आभार। जय जिनेंद्र। सभी से सादर जय जिनेंद्र।